अभी तक भारत में जो मालगाड़ी की लंबाई होती है मैक्सिमम 750 मीटर होती है। जापान कहता है डीएफसी जब हम डेडिकेटेड कॉरिडोर इसको दे रहे हैं, हम इसकी लंबाई को 1500 मीटर करेंगे। और इसकी वजह से आपने देखा होगा कि डोकलाम के बाद हमारा संबंध चाइना से थोड़े ख़राब हुए। क्या हम ये कह सकते हैं कि लोग जो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ है, चाहे फिर सरकार चेंज हो ना हो, कोई फर्क नहीं? ये डिगिंग फ्री रोड्स होंगी। डिगिंग फ्री रोड्स कितनी देर के लिए? 300 प्लस सालों तक। तो आज धुलेरा के बारे में कुछ नहीं पता है। जी जी। तो आज वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी क्या है? जय भूमि जय भारत। भारत बढ़ रहा है और हर फील्ड में बढ़ रहा है, ये हम सब देख रहे हैं। भारत में इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ रही हैं, चाहे वो लोकल लोगों की हों, चाहे बाहर से एनआरआईज की हों, और इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न्स भी बढ़ रहे हैं। हमारा इस चैनल पर उद्देश्य यही है कि हम ऐसी चीज़ें आपके सामने लेके आएँ रियल एस्टेट से रिलेटेड, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके अपना पैसा बढ़ा सकें या अपने उस लगाए हुए पैसे को कैसे सेफ एंड सिक्योर कर सकें। आज का पॉडकास्ट इज़ अबाउट इन्वेस्टमेंट, एक ऐसे एरिया के बारे में जिसकी प्लानिंग 2008 में चालू हुई थी और आज वो थोड़ा थोड़ा दिखने लग गई है। आपको भी न्यूज़ में, यूट्यूब पे कुछ फेमस सेलिब्रिटीज़ भी आजकल उसके बारे में बात करने लग गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ धुलेरा के बारे में। जी, गुजरात में धुलेरा क्या है, क्या होने वाला है, क्या था, और वहाँ पे अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पैसा कहाँ तक जा सकता है और आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, इन सब क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे, डिटेल में बात करेंगे आज के हमारे गेस्ट मिस्टर सतीश के साथ। सतीश जी को रियल एस्टेट में पिछले 16 साल का एक्सपीरियंस है और वो आज धुलेरा में काम कर रहे हैं। तो आज हम उन्हीं से समझते हैं कि धुलेरा में आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए और कैसे आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगी आने वाले टाइम में, 5 साल या 10 साल में। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो सतीश जी, कैसे हैं आप? अभिमन्यु, आप बताओ कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो सर? बहुत बढ़िया। सर, ये पॉडकास्ट हम बेसिकली, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इस पॉडकास्ट का मकसद होता है लोगों को रियल एस्टेट के बारे में बताना। ओके। एंड रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अलग अलग डिफरेंट मार्केट्स में क्या चल रहा है, या कौन सी ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ लोग ज़्यादा पैसा बना सकते हैं या फिर जहाँ ज़्यादा रिटर्न आ सकते हैं। बिल्कुल। एंड उसी में आप जिस मार्केट में काम कर रहे हैं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट राइट नाउ, धुलेरा। तो सर, मैं आज सबसे पहले आपसे सवाल एक पूछना चाहता हूँ कि धुलेरा के बारे में हम डिटेल में बात तो करेंगे, बट सबसे पहले आप ये बताओ कि धुलेरा का जन्म हुआ क्यों, इसके पीछे सोच क्या है? धुलेरा एक्चुअली ये 2008 की प्लानिंग थी। जिस समय गवर्नमेंट ने सोचा, उस समय दिक्कत ये थी कि वर्ल्ड वाइड रिसेशन था। हाँ। इंडिया भी उससे अछूता नहीं था। जीडीपी काफ़ी नीचे जा रही थी, लगभग 4.7% के करीब। हाँ। तो उसको ऊपर बढ़ाने के लिए, 2 डिजिट में 10% लाने के लिए इस चीज़ की प्लानिंग हुई थी। एक इंडस्ट्रियल हब बनाना था, और इंडस्ट्रियल हब के लिए हमें जगह ऐसी चाहिए थी जो समुद्र के आसपास लगती हो, जहाँ पे बैरल लैंड पड़ी हो, क्योंकि हम एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। तो हमारी एग्रीकल्चर जो लैंड है वो भी ज़्यादा ख़राब ना हो, और बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल हमें बनाना है समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे किस लिए चाहिए? हमें सी पोर्ट बनाना है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। अब उसमें कौन सा राज्य आए? तो राज्य, अगर समुद्र की बात करें तो 2 राज्य निकल के आए जिसका जीडीपी में भी अच्छा खासा योगदान था। वो था एक महाराष्ट्र और एक था गुजरात। अब महाराष्ट्र के साथ, मुंबई के साथ दिक्कत ये थी, सी तो था लेकिन वहाँ पे लैंड बैंक ऐसा नहीं था। गुजरात के पास अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में लगभग 100 किलोमीटर दूर समुद्र के किनारे पे एक धुलेरा जगह है। उसी को लेके इस प्लानिंग को लेके आना पड़ा। कि इसकी प्लानिंग में कितना टाइम लगा? सर, एक्चुअली वहाँ पे कोस्टल एरिया होने की वजह से कुछ चैलेंजेस थे। ओके। चैलेंजेस क्या थे कि बारिश ज़्यादा होगी। बारिश ज़्यादा होगी तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देना है, दुनिया भर की इंडस्ट्रीज़ को हमें लेके आना है। आज जो पूरा ग्लोबल एक मार्केट है, हम पूरी दुनिया भर की इंडस्ट्रीज़ को, एक टाइम पे चाइना संघाई को लेके आया था, उसी से बड़ा या उससे बेहतर हमें एक टाउन को डेवलप करना था। अब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, पब्लिक आएगी वहाँ पे। अब कोस्टल एरिया होने की वजह से बारिश ज़्यादा होगी तो फ्लड जैसी स्थिति ना बने, जैसे कि मुंबई में होता है। 2-3 घंटे लगातार बारिश हो जाए, पूरा शहर बंद हो जाता है। सही बात। वैसी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। दूसरा, इतनी बड़ी इंडस्ट्री को आना है, कोस्टल एरिया होने की वजह से पानी खारा है, सॉल्टी वाटर है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए भी सूटेबल नहीं है। और जब इंडस्ट्री जाएगी तो बहुत सारी पब्लिक को आना है वहाँ पे, उसके लिए भी सॉफ्ट वाटर चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर। तो वो सारी प्रॉब्लम को कौन ठीक कर सकता है, कैसे इसका हम वे आउट क्या निकाल सकते हैं, उस चीज़ के लिए एक कंपनी थी यूके की, आर्किटेक्ट कंपनी थी हेलक्रो।
ओके। आज वो जैकॉब नाम की कंपनी है यूएस की जिसने उसको टेक ओवर कर लिया है। उसको 70 से ज़्यादा शहरों को इस तरह के डिज़ाइन करने का एक्सपीरियंस था। उनको गवर्नमेंट ने बुलाया, इनवाइट किया और अपनी प्लानिंग को उनके सामने रखा। उनको सर 4 साल लगे डिज़ाइन करने में, क्योंकि डिज़ाइनिंग में 4 साल। बिल्कुल, क्योंकि प्लानिंग बहुत बड़ी थी। ओके। अब 4-5 साल लगे गवर्नमेंट को एग्जीक्यूशन में। आपको याद होगा 2013-14 में जनरल इलेक्शन आए थे और यूपीए गवर्नमेंट से एनडीए गवर्नमेंट चेंज हो गई। तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 16 एंड 17 के उसमें ये प्लानिंग को स्टार्ट हुआ, वहाँ पे ओके। प्लानिंग स्टार्ट हुई। ठीक है। तो सर मतलब अगर मैं एक नॉर्मल इंसान जिसको आज धुलेरा के बारे में कुछ नहीं पता है, जी जी। तो आज वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी क्या है, आज वहाँ पे चल क्या रहा है, हम इससे पहले आप मुझे एक बात का आंसर दो कि ये जो शहर है इसकी खासियत क्या है। आपने बोला 4 साल डिज़ाइनिंग में तो लगा, बट 4 साल में क्या ऐसा क्या अलग डिज़ाइन क्या हुआ है, मतलब क्या अलग चीज़ें इस शहर में होने वाली हैं जो इंडिया में बाकी शहरों में नहीं है। अभिमन्यु, जब हम कोई घर भी अपना मकान, छोटा सा मकान बनाते हैं ना, हाँ। तो उसमें भी बहुत सारा टाइम लगता है। कई बार प्लानिंग को चेंज करते हैं आर्किटेक्ट के साथ बैठ के कि सर ये ऐसे नहीं वैसे करो। तो ये तो 920 स्क्वायर किलोमीटर, आप समझ सकते हैं 920 स्क्वायर किलोमीटर 30 बाई 37 किलोमीटर का टाउनशिप है। ये भारत का पहला ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है। ग्रीन फील्ड समझते हैं ग्रीन फील्ड क्या है? सर थोड़ा सा आइडिया है मुझे, बाकी अगर आप एक बार थोड़ा सा डिटेल में बता दो तो मेरी ऑडियंस के लिए भी अच्छा रहेगा। ग्रीन फील्ड सर जीरो से, जिसको हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। सपोज ये टेबल है, आज ये लैंड है, बैरल लैंड पड़ी हुई है, इस पे बड़े लंबे टाइम के लिए हम प्लानिंग कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमको किस तरह से प्लान करनी है। अब जैसे कोई भी सिटी है, नोएडा है या गाजियाबाद है, एग्जिस्ट करता है, तो उस शहर को हम ग्राउंड फील्ड नहीं बना सकते, उसको ब्राउन फील्ड बना सकते हैं। राइट। चौड़ीकरण कर सकते हैं रोडों का, सीवर सिस्टम को थोड़ा सुधार कर सकते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, तो उसको हम ब्राउन फील्ड बना सकते हैं। तो ये भारत का पहला ग्राउंड फील्ड स्मार्ट सिटी बन रहा है। बहुत बड़ी टाउन प्लानिंग है, इसको 6 फेज में गवर्नमेंट लेके आएगी। 6 टाउन प्लानिंग है, इसके अंदर 3 फेज में गवर्नमेंट इसको कवर करेगी। तो जो फर्स्ट फेज है वो 2026 में कंप्लीट होने जा रहा है, सेकंड फेज 2032 एंड 2042 में थर्ड फेज को कंप्लीट करेगी गवर्नमेंट। तो सर आपने ग्रीन फील्ड तो बता दिया, अब थोड़ा सा ये भी बताओ कि ग्रीन फील्ड सिटी ये बन तो रही है, इसमें क्या क्या चीज़ें और अलग हैं बाकी सिटियों से। हाँ, ये पहला भारत का प्लेटिनम रेटेड सिटी है। ओके। प्लेटिनम रेटेड वर्ल्ड में 2-3 शहर ही हैं जिनको ये प्लेटिनम रैंक मिला है, जो टॉप रैंक होती है, आप जानते होंगे इसको। ओके। वो किस बेस पे मिली है, इसका सिस्टम थोड़ा सा अलग है। पूरा हाईटेक सिक्योर सिटी होगा। ओके। डिगिंग फ्री रोड्स होंगी। डिगिंग फ्री रोड्स कितनी देर के लिए? 300+ सालों तक। किस लिए होंगे? वो 11 कनेक्शंस होते हैं, वो रोड के नीचे टनल जाएगी, उसमें सारे कनेक्शंस रहेंगे। हाईटेक सेंसर्स लगे होंगे जो कोई भी फॉल्ट होने के ऊपर ऑन द स्पॉट, प्लस जो कंसर्न डिपार्टमेंट अथॉरिटी होगी उसको इंटीमेट करेंगे कि इस पॉइंट के ऊपर ये फॉल्ट हुआ है। ठीक है। सारा कुछ कंप्यूटराइज होगा। इवन एक्सीडेंट भी हो जाता है, वैसे तो चांसेस नील है, लेकिन फिर भी अगर हो जाता है तो उसके जो कंसर्न अथॉरिटीज होती हैं, लाइक पुलिस है, एम्बुलेंस है, इंश्योरेंस है, वो सारे अलर्ट, हाई अलर्ट जो उस पर आ जाएंगे। अच्छा, वहीं से हो जाएंगे? वहीं से सारा कुछ कंप्यूटराइज होगा। ओके। अब रोड्स के ऊपर बारिश ज़्यादा होगी, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, बट कोस्टल एरिया बारिश ज़्यादा होगी, तो उसको कैसे हम ठीक करेंगे, उसका क्या वे आउट निकाला एल्क्रो कंपनी ने। सरफेस के ऊपर जो भी बरसात का पानी होगा उसके नीचे 2 टनल्स रहेंगे पूरे रोड्स के अंदर। उस पानी को वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, और अगर हैवी रेन होती है, ओवरफ्लो करती हैं टनल्स, आर्टिफिशियल रिवर होगी, उसमें उस पानी को शिफ्ट कर देंगे। और वहाँ की जो मिट्टी है वो चिकनी मिट्टी होती है जो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती है। ठीक है। और बरसाती जो पानी है सर वो सॉफ्ट वाटर ही होता है, उसको ट्रीट करेंगे और इंडस्ट्री को भी देंगे, प्लस पब्लिक को पीने के लिए पूरा कर देंगे। मतलब बरसात से ही सारी ज़रूरतें पूरी सारी ज़रूरतें पूरी बरसात से हो जाएंगी। ओके, दैट्स रियली नाइस। अब सर ये सारी बातें तो हो गई, बट अगर आज हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें, जी ठीक है, क्योंकि मैं उसके बाद थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के ऊपर जाऊंगा कि अगर आज ग्राउंड रियलिटी में बात करें, जो इन्होंने जो प्लान किया है एल्क्रो ने, उस पर हम कहाँ पहुँचे हैं? जो आपने बोला कि टनल्स और वो सारी चीज़ें, अभी वहाँ काम चालू हो गया है या अभी होना है? और अगर हो गया है तो कितना हो गया है, क्या चल रहा है अभी? सर, मैंने जैसे बताया ना कि 2016-17 के क्वार्टर में स्टार्ट कर दिया था गवर्नमेंट ने ग्राउंड जीरो पे काम। ओके। एक्चुअली
एक गवर्नमेंट प्लग एंड प्ले पॉलिसी के ऊपर काम कर रही है वहाँ पे। तो उसके लिए इंडस्ट्रीज़ के लिए एक एक्टिवेशन एरिया तैयार कर दिया गवर्नमेंट ने, 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जिसको रेडी कर चुकी है गवर्नमेंट कि आप देखें, इंडस्ट्रीज आएँ, उसको समझें और अपना सेटअप डालें और प्रोडक्शन स्टार्ट करें। सो बेसिकली जितनी भी चीज़ें आपने भी बताई वो 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का चालू हो गया है। यस, वो आज हम देख सकते हैं ग्राउंड जीरो पे। ओह वाह सर, बात कि जैसे मैं रिसर्च कर रहा था, धुलेरा के साथ एक और चीज़ आती है, धुलेरा SIR है। Yes. ये SIR क्या है? SIR है स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। ओके ये चाइना जब संघाई को लेके आया था, उसने दुनिया में पहली बार इस एक्ट को लगाया था। ये एक्चुअली एक एक्ट है जो ओवरसीज इंडस्ट्रीज के इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करता है, प्रोटेक्ट करता है उनको। जैसे इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, गवर्नमेंट्स चेंज होती रहती हैं। अब कंपनीज के साथ आपकी गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट हुआ, कल को गवर्नमेंट चेंज होती है, तो वो जो हमारे टर्म्स कंडीशन हमारा MOU साइन हुआ है उसमें कोई चेंजेस ना करे, उनके सिक्योर रहे फंड्स को, इसलिए इस एक्ट को लेके आना पड़ा। ओके 2009 में संसद में इसको बिल को पास करा गया और जब वहाँ पे काम स्टार्ट हुआ ग्राउंड जीरो पे, तो इस एक्ट को पहली बार भारत में धुलेरा के अंदर लागू करा गया। तो आज ये एक्ट वहाँ लागू हो चुका है। यस, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि लोग जो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ है, चाहे फिर सरकार चेंज हो ना हो, कोई फर्क नहीं यस, पड़ता? 100%। जो ओवरसीज इंडस्ट्रीज हैं वो जब इस एक्ट को पढ़ती हैं कि अगर ये एक्ट लगा हुआ है तो उनको सोचने की जरूरत नहीं, वो आती हैं फिर। ओके अब सर, जैसे आपने बोला कि दिस इज प्योरली फॉर मैन्युफैक्चरिंग, यस, ठीक है, नॉन पॉल्यूटिंग यूनिट। नॉन पॉल्यूटिंग यूनिट्स। अब मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए चलो उसके पास पोर्ट है, उसके अलावा बाकी चीज़ें भी चाहिए, रेल का भी चाहिए, रोड का भी चाहिए, तो उसके लिए सरकार ने क्या किया है? सर, उसके लिए दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आपने सुना है? हाँ जी बिल्कुल। बहुत बड़ी प्लानिंग है। ये क्या है, हाईवे है, 1482 किलोमीटर का ये हाईवे है। ठीक है। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये यूपी के दादरी से स्टार्ट होकर JN पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई महाराष्ट्र तक, ये 6 राज्यों से होके जा रहा है। ठीक है। इसी के साथ है सर DFC, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये भी 1503 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है। एक्चुअली ये दोनों ही प्लानिंग जापान और इंडियन गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से बन रही है। ओके $90 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है, जो लगभग आज 7.5-8 लाख करोड़ का होता है, जिसमें 50% इंडियन गवर्नमेंट और 50% जापान गवर्नमेंट की पार्टनरशिप है। ठीक है। और इसको US की एक कंपनी है एकॉम मैनेजमेंट, वो इसका मैनेजमेंट देख रही है पूरा। ठीक है। ये कनेक्टिविटी देने के लिए है। जब भी कोई इंडस्ट्रीज आती है तो या तो प्रोडक्शन में होती है या वो सर्विसेज के अंदर होती है। अब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के 4 मीडियम है सर, रोड, रेल, एयर और सी। अब DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये रोड का हो गया। DFC डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जापान कहता है कि जो हमारा रेलवे इंफ्रा है वो वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट इंफ्रा है, उसके बावजूद हम घाटे में क्यों रहे हैं कि आज भी सर हम एक ही ट्रैक के ऊपर लॉजिस्टिक प्लस पैसेंजर दोनों ट्रेनों को चला रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कई बार आपने देखा भी होगा कि लॉजिस्टिक ट्रेन को, मालगाड़ी को ट्रैक पर रोक देते हैं और पैसेंजर ट्रेन को निकालते हैं। 2-2 4-4 घंटे खड़ी रहती हैं। बिल्कुल, उससे कई बार चीज़ें लेट होती हैं, डिले हो जाता है, तो सामान ख़राब भी होता है, कॉस्टिंग बढ़ती है। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इसको हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करती हैं चीज़ें। जापान कहता है कि जब हम इसको डेडिकेटेड कॉरिडोर दे रहे हैं, अभी तक भारत में जो मालगाड़ी की लंबाई होती है मैक्सिमम 750 मीटर होती है। जापान कहता है DFC जब हम डेडिकेटेड कॉरिडोर इसको दे रहे हैं, हम इसकी लंबाई को 1500 मीटर करेंगे। ओके। प्लस इसको डबल डेकर में लेके जाएंगे, मीन्स एक कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर 4 गुना माल। 4 गुना बढ़ा दिया। दूसरा, आपको बीच में कोई हर्डल्स नहीं आ रहे, नॉन स्टॉप। आप अगर आप यूपी के दादरी से भी लोडिंग करते हैं रात को, आप 12, 14, 15 घंटे में मुंबई तक पहुंचा सकते हैं उसको, क्योंकि आपको बीच में कोई डिस्टर्बेंस करने वाले नहीं, सेपरेट कॉरिडोर मिला हुआ है। पहले क्या होता था, वही हफ्ता 10 दिन का भी टाइम लग जाता था यूपी से अगर आपको मुंबई भेज रहे हैं सामान को। तो आप ये देखें कि इतना फास्ट होगा जो इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। ओके। तो अब जैसे सर जो आपने ये एयरपोर्ट वाली बात जो छेड़ी, एयरपोर्ट मतलब ऑब्वियसली हम जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पे भी एक एयरपोर्ट बन रहा है, तो इस एयरपोर्ट की खास बात क्या है कि ये सिर्फ लॉजिस्टिक्स के लिए है या फिर सिर्फ या कमर्शियल भी है, मतलब क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताओ। एक्चुअली 2 एयरपोर्ट इसको दिए गए हैं। ओके। जेवर एयरपोर्ट
और धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ओके, दोनों ही एशिया के लार्जेस्ट हैं। अब आप कहेंगे कि एशिया के दोनों कैसे लार्जेस्ट हो सकते हैं? बेसिक डिफरेंस सर ये है, जो धोलेरा को मिला है वो 80% कार्गो है, लॉजिस्टिक है, और ये 20% कार्गो है। अच्छा, और दोनों को ही DFC और DMI से इंटरकनेक्ट करेंगे। 30 से 35 किलोमीटर पे जेवर एयरपोर्ट को करेंगे और 60 से 70 किलोमीटर पे। तो गवर्नमेंट की प्लानिंग क्या है कि नॉर्दर्न इंडिया को वेस्टर्न इंडिया से कनेक्ट करने का। अब यूपी के अंदर समुद्र तो है नहीं, तो तीनों रास्तों से बाई एयर, बाई रोड, बाई रेल ये इसको इंटरकनेक्ट कर देंगे हम। ये गवर्नमेंट की प्लानिंग है। ओके। अब आपने जैसे बोला कि वहाँ पे 22 किलोमीटर वाला एरिया रेडी हो गया है, तो अभी हाँ 22.5 किलोमीटर, सॉरी। तो वहाँ पे अभी अगर हम इन टर्म्स ऑफ कंपनीज बात करें या इंडस्ट्रीज बात करें, तो अभी क्या चल रहा है? कितनी कंपनीज आ चुकी हैं या MOQ हो चुका है, क्या कितना चल रहा है? सर जिस दिन 2016-17 में ये काम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, वहाँ पे एक्ट को लागू किया था, जो SIR सर एक्ट है। जिस दिन SIR एक्ट को लागू हुआ, 450 प्लस कंपनियों ने MOU साइन करा गुजरात गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। ओके, ठीक है सर, उसमें से हम कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, ज़रूर। सेमीकंडक्टर हाँ, जानते होंगे क्या चीज़ है। आज भी 60% जो मार्केट को कैप्चर कर रहा हुआ है वो ताइवान, एक छोटा सा कंट्री है, उसने वो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। 40% के अंदर जर्मनी है, जापान है, चीन है, हम कहीं भी नहीं है उसके अंदर। हम तो सब लेते ही हैं। बिल्कुल, हम सारी चीज़ों को आज भी इंपोर्ट ही करते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि डोकलाम के बाद हमारा संबंध चाइना से थोड़े ख़राब हुए। चाइना से भी हम लेते थे, इंपोर्ट करते थे चीज़ें, वो सारी डिपेंडेंसी होगी ताइवान के ऊपर। इवन मैंने भी एक न्यूज़ भी पढ़ी थी कि इसकी वजह से ही, शायद वो इसी की वजह था कि इंडिया सेमीकंडक्टर में जा रहा, तो चाइना ने रेट बढ़ा दिए हैं चिप्स के। सर चाइना को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि इंडिया इतनी तेज़ी से आ गई है, ग्रो क्यों कर रहा है, ये सारी चीज़ें नई नई डेवलपमेंट हो रही है, तो चाइना को तो परेशानी होगी। तो अभी वहाँ पे सेमीकंडक्टर की कितनी कंपनीज आ चुकी हैं? सर अभी जब गवर्नमेंट पूरा इंफ्रा रेडी करके दे रही है, तो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज से भी चाहती है कि आपसे भी हमें कुछ चाहिए, क्योंकि हम सब्सिडी दे रहे हैं इस पर। गवर्नमेंट 70% तक सब्सिडी दे रही है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। ओके। इसी को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट ने 26 से 28 जुलाई को एक सेमिकॉन सेमिनार बुलाया गांधीनगर गुजरात के अंदर। लास्ट ईयर 2023। यस। ओके। वहाँ पे अलग अलग दुनिया की कंपनीज आई, 122 एप्लीकेशंस गवर्नमेंट के पास आई कि यस वी आर रेडी टू इन्वेस्ट इन धोलेरा फॉर दिस प्रोजेक्ट, बिकॉज गवर्नमेंट उस पर 70% तक सब्सिडी ऑफर कर रही है। ठीक है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। 70% बहुत ही मीन्स 100 रुपये का अगर प्रोजेक्ट है तो आपको 70 रुपये तक डिस्काउंट हो सकता है और 30 रुपये आपको लगाने। एक चीज़ और होती है गुजरात में, एवरी ईयर वाइब्रेंट गुजरात होता है। ओके। 10 जनवरी 2024 से लेके 12 जनवरी 2024 को वाइब्रेंट गुजरात हुआ। वहाँ पे टाटा ने डिक्लेयर किया था कि हम एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ में धोलेरा में आ रहे हैं सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को लेके। ओके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप आते हैं तो हम आपके लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं, और उन्होंने अप्रूवल दिया 29 फरवरी 2024 को। टाटा ने बोला कि जिस दिन आप हमें अप्रूवल दे देंगे उस दिन हम विदिन 100 दिन के अंदर हम आपको प्रोडक्शन सेटअप डाल देंगे, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू करेंगे। ओके। प्राइम मिनिस्टर ने भी देर नहीं करा और 13 मार्च को वहाँ पे गए और स्टोन रख दिया। 91,000 करोड़ का PSMC, एक ताइवान की सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी है सेमीकंडक्टर की, और टाटा का जॉइंट वेंचर हुआ है। और टाटा ने बोला है कि हम दिसंबर 2026 तक प्रोडक्शन स्टार्ट करके आपको दे देंगे। ओके। एशिया का सबसे बड़ा 4400 मेगावाट, एशिया के अंदर 48 कंट्रीज हैं, तो भारत का अपने आप ही नंबर 1 हो गया। 4400 मेगावाट का सोलर पार्क बनना है वहाँ पे। अच्छा। ये कितना बड़ा होता है? जैसे एक स्टेट है बिहार या बंगाल जैसे राज्य की जितनी कंजप्शन होती है उतना एक सिटी को मिलने वाला है, उसकी डिमांड होने वाली है। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा इंडस्ट्रियल हब वहाँ पे बनने जा रहा है। इसको 3 बड़े प्लेयर हैं, टाटा, अडानी, रिलायंस, बाकी और भी छोटी छोटी कंपनी है, बट मेन मेजरली यही है। टाटा को 1000 मेगावाट मिला है, जिसमें टाटा 300 मेगावाट ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका है वहाँ पे, और वो टोरेंट पावर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, वो गुजरात गवर्नमेंट को दे रही है, और वहाँ पे जो भी डेवलपमेंट हो रही है उस 300 मेगावाट से हो रही है। अब क्या पूरा जो सिस्टम है वो ग्रीन एनर्जी के ऊपर होगा, वहाँ पे पूरी जो बिजली होगी ग्रीन एनर्जी के ऊपर होगी। तो गुजरात गवर्नमेंट टाटा को बोल रही है कि आप थोड़ा
और बढ़ाइए इसको स्पीड को, क्योंकि हमें 300 मेगावाट बिजली कम पड़ रही है। टाटा के साथ दिक्कत यह है कि अभी तक हम जो सोलर प्लेट्स होती हैं वो भी चाइना से इंपोर्ट करते थे। हाँ, गुड़गांव की एक कंपनी है रेन्यू पावर्स, ओके, उन्होंने 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट वहाँ पे लगाया 100 एकड़ के अंदर। उनका फर्स्ट प्रोडक्शन जो स्टार्ट होना था, फर्स्ट यूनिट स्टार्ट होनी थी सितंबर 2024 में, क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट का प्रेशर टाटा के ऊपर था। टाटा ने इनको रिक्वेस्ट करी कि आप थोड़ा सा जल्दी करें, तो इन्होंने फेब के 4th वीक के अंदर ही प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, 6 महीने पहले ही। 6 महीने पहले। ओके, पहली कंपनी है रेन्यू पावर जिसने धोलेरा के अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुकी है, और टाटा आ ही रहा है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, एयरपोर्ट पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। 2026 में पहली फ़्लाइट को उड़ाने का टारगेट है गवर्नमेंट का। ठीक है। अब सर, जैसे आपने बोला कि सेमीकंडक्टर वाली जो कंपनीज है, सेमीकंडक्टर वाली इंडस्ट्री आ रही है, इसके अलावा और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो धोलेरा में आ रही है? सर, इसमें टोटल अभी तक 8 सेक्टर्स हैं जो आ चुके हैं। अच्छा, थोड़ा सा बताएंगे कुछ उनके बारे में? क्या सेमीकंडक्टर है, फार्मास्यूटिकल्स है, ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फूड एंड बेवरेजेज है, और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं। लगभग 8 सेक्टर हैं जो पूरे उसको कवर करते हैं। एविएशन सेक्टर है, उसका पूरा एमआरओ सिस्टम अगर आप उसको थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए सर, बिकॉज बहुत सारे लोगों को पता नहीं हुआ है। हाँ, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशंस। ओके, अभी तक गवर्नमेंट क्या करती थी कि कहीं से कोई आइटम परचेज किया, कहीं से कुछ लेके आए, असेंबलिंग करी HAL के थ्रू, और इंडियन नेवी को, इंडियन आर्मी को और इंडियन एयरफोर्स को सप्लाई दे दी। पहली बार है जो C-295 एक एयरक्राफ्ट है। आप इसमें देखेंगे डॉक्टर निर्मला सीतारमण जी की भी वीडियो है एक, उसमें C-295 एक एयरक्राफ्ट है जो इंडियन एयरफोर्स हमारी यूज करती है, उसको एयरबस बनाती है। टाटा और एयरबस का जॉइंट वेंचर हो चुका है, और एविएशन सेक्टर का पूरा MRO सिस्टम यहाँ पे लगने जा रहा है, जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। आप अगर गूगल करेंगे MRO तो आपको समझ आएगा कि क्या है वो। सर, धोलेरा के बारे में इतनी सारी बातें समझ के मुझे इतना तो आ गया है कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ आज की डेट में अगर देखा जाए फॉर इन्वेस्टमेंट। बट अगर आज किसी को इन्वेस्टमेंट करना है धोलेरा में, तो इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, इन टर्म्स ऑफ लैंड, फ्लैट्स, क्या बिक रहा है वहाँ पे, किस रेट पे बिक रहा है, और कहाँ खरीदना सही रहेगा, थोड़ा सा इसके बारे में बताओ। एक्चुअली अभिमन्यु, अभी जो धोलेरा है उसको वो बेबी आया है अभी, आप ये मानो इसको जस्ट स्टार्टिंग है अभी उसकी, और दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। जब बेबी है वो धीरे धीरे अब ग्रो करेगा। जो वेटिंग पीरियड था वो निकल चुका है, उससे हम आगे आ चुके हैं। 2026 में फर्स्ट फेज है तो बिल्कुल एकदम नज़दीक ही है। बिल्कुल, इसको गवर्नमेंट को 3 फेज में कंप्लीट करना है। पहला फेज बिल्कुल रेडी है। हाँ, तो हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें क्या देखना है, ग्रोथ कहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं, जहाँ से अभी डेवलपिंग हुआ है, डेवलप होना स्टार्ट हुआ है। राइट। तो धोलेरा अभी बेबी है, उसका जन्म हो चुका है, तो ये राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का, और बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट है। हम धोलेरा SIR बाउंड्री के साथ में ही लगे हुए हैं, एयरपोर्ट के पास कनेक्टिविटी है हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑन रोड हैं। धोलेरा SIR बाउंड्री के 1 से 1.5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर है, ठीक है। जहाँ से चारों तरफ से कनेक्टिविटी है। सर, रेट क्या चल रहा है? ABCD बिल्डिंग है, चाहे ले लो, चाहे एक्सेस कॉरिडोर ले लो, चाहे धोलेरा एक्सप्रेस वे ले लो, एयरपोर्ट ले लो, मतलब 7 से 8 किलोमीटर के रेडियस में हमारे सारे प्रोजेक्ट हैं। ओके, रेट है सर 6,000 रुपये स्क्वायर यार्ड का ओके, रेजिडेंशियल, और 6,500 स्क्वायर यार्ड का हमारा इंडस्ट्रियल का है। ओके। और इसमें अगर मैं प्लॉट साइज़ की बात करूं तो क्या प्लॉट साइज़ चालू हो जाता है? मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपकी 10 लाख से शुरू नीचे से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और हम इसमें कुछ रिटर्न्स भी दे रहे हैं कुछ टाइम तक आपको 1.5% पर मंथ के हिसाब से रिटर्न भी दे रहे हैं आपके इन्वेस्टमेंट बेसिक कॉस्ट के ऊपर। ओके। और इंडस्ट्रियल प्लॉट किस रेट से, मतलब किस साइज से चालू हो जाता है? 28 लाख रुपए से शुरुआत हो जाती है, जिसमें सारा रजिस्ट्री, म्यूटेशन और लीगल एक्सपेंस वगैरह सारे इंक्लूड है। अच्छा, ओके। अब सर, कोई अगर 1000 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर दूर बैठा है, उसको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो क्या उसको वहाँ आना पड़ेगा कि जी धोलेरा जाना पड़ेगा रजिस्ट्री के लिए? चलो, खरीद तो लिया। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत सारे लोग ये डाउट रहता है कि भाई हम इतनी दूर वहाँ पे क्यों जाएं। तो सर, गुजरात रियल एस्टेट ब्लॉकचेन के ऊपर है पूरा। ओके। वहाँ के रूल्स रेगुलेशन बिल्कुल डिफरेंट है। कोई भी डेवलपर जब एक सोसाइटी को डेवलप करेगा तो एक गेटेड कम्युनिटी के अंदर ही रहेगा। ओपनली प्लॉट कोई नहीं ऐसा कर सकता। एक गेटेड सोसाइटी होगी, बाउंड्री वॉल होगी, गेट होगा,
सिक्योरिटी गार्ड वगैरह वो सारी चीज़ें होंगी, उसके अंदर होगा। दूसरा, जब जैसी हमारी रजिस्ट्री होती है हम गुजरात गवर्नमेंट की साइट पे आ जाते हैं, आप चेक कर सकते हैं इसको कभी भी ऑनलाइन। हम कहीं भी बैठा हुआ है इन्वेस्टर, चाहे यूएस बैठा हुआ है, दिल्ली बैठा हुआ है या कहीं भी बैठा हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे। तो बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर है। ठीक है। और मतलब रजिस्ट्री क्या, मैं जो मैंने आपसे बात, रजिस्ट्री गुजरात गवर्नमेंट पिछले 5 साल से जो बायर होता है उसको वहाँ पे जाने की प्रेजेंस होने की ज़रूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, अदरवाइज़ रजिस्ट्री आपके घर पे आती है। ओके। भारत में सिर्फ ये अभी गुजरात में है, हालांकि इसको अभी उत्तराखंड सरकार भी इसके ऊपर काम कर रही है। और अभी 1-2 दिन पहले ही मुझे पता लगा कि यूपी गवर्नमेंट भी इसके ऊपर कुछ प्लानिंग कर रही है कि हम भी वैसा कुछ इसको ऑनलाइन सिस्टम बना दें जैसा गुजरात गवर्नमेंट कर रही है, आपके घर पर रजिस्ट्री आती है। ओके सर, एक सवाल ना जो सबका आता है, थोड़े से जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, प्लस जी, दूर इन्वेस्ट करने में ना डर लगता है, और उसके पीछे रीज़न है कि यार कहीं कब्जा ना हो जाए। मैंने आज लेके तो डाल दिया, समझ लो 500 गज ले लिया, 1000 गज ले लिया, जितना भी लिया आज लेके डाल दिया। अब ये भी नहीं है कि दुलेरा, क्योंकि टाइम है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट में टाइम लगेगा, मैच्योर होने में भी टाइम लगेगा, 5-10 साल का होराइजन लेके चल रहा हूँ मैं। अब मैंने आज ले लिया, अब मुझे पता लगा 4 साल में वहाँ पर तो किसी ने कब्जा कर लिया, तो मैं क्या करूँगा? नहीं, जैसे मैंने बताया पीछे कि ब्लॉकचेन के ऊपर है पूरा। दूसरा, आपका गेटेड कम्युनिटी होती है, गेटेड सोसाइटी होती है। जब कब्जा कैसे करेगा कोई? आपके प्लॉट है कोई, हम प्लॉट बेच रहे हैं, प्लॉट है, प्लॉट के ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन करूँगा मैं, जब भी कब्जा हो सकता है। राइट। कंस्ट्रक्शन करने के लिए मुझे एनओसी लेनी होगी डेवलपर से। ओके। जब वो एनओसी देगा, वो चेक करेगा कि आपका कौन सा नंबर प्लॉट है, मैं बताऊंगा कि ये प्लॉट है। और जब ऑनलाइन चेक करेगा उसको पता लग जाएगा कि गुजरात गवर्नमेंट के ऊपर तो शो कर रहा है एक्स, आप तो वाई हैं, आउट, सवाल ही नहीं उठता। ओके, तो मतलब आज वहाँ पे पूरी सेफ्टी अवेलेबल है, क्योंकि 100%। तो एक मेरा अपना सवाल है इसमें जी, कि है क्या, आप जैसे आप यहाँ बैठे हो, डेवलपर कहीं और बैठे होंगे, वहाँ लैंड है, जी, तो आपने बोला जैसे एनओसी लेनी है, अब जिसने कब्जा करना है वो एनओसी थोड़ी लेगा, वो तो जाके सीधे बनाना चालू कर देगा। तो सर गेटेड कम्युनिटी के अंदर है ना, तो गार्ड पूछेगा तो सही आप कहाँ पे जा रहे अच्छा, गार्ड है आज? हैं। सर गेटेड सोसाइटी है, गार्ड होगा, पूरा सिक्योरिटी सिस्टम है, ऐसे कोई थोड़ी घुस जाएगा। पहले आपको तो पता ही है यूपी में तो हुआ ही है पहले ऐसा इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि लोगों के ऐसे सवाल आ जाते हैं। नहीं, यूपी में भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं सर, टाइम पे अब चेंज तो हो रही खैर है वही चीज़ें, इतना आसान नहीं है। और गुजरात रियल एस्टेट इसमें बहुत एडवांस है। वो पूरा गुजराती और गुजरात वो सब दिमाग में नहीं होता कि इधर उधर की चीज़ें करें, अभी वो बिजनेस माइंडेड लोग हैं पहले से। अभी मेरे एक पॉडकास्ट पे एक गेस्ट आ रखे थे, जी। तो वो एक्चुअली ही इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लॉगर हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपनी वीडियोस बनाते हैं। उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई थी कि जब आप गुजरात जाओगे ना, गुजरात में कच्ची कॉलोनी या फिर कोई भी वैसा सिस्टम है ही नहीं, सब कुछ गेटेड ही है। वहाँ पे इवन जो गाँव के लोग भी रह रहे हैं वो भी गेटेड में ही रह रहे हैं, बिल्कुल, कि वहाँ पे वैसा सिस्टम ही नहीं है। मतलब, और मैं सुन के एक बार को तो हिल गया था, मैं अच्छा एक बार जाके देखना पड़ेगा, बीइंग इन रियल एस्टेट एक बार जाके देखना पड़ेगा कि चल क्या रहा है। मतलब हम बहुत पीछे हैं उनसे अगर देखा जाए तो। एक्चुअली गुजरात में सर काम करने का थोड़ा डिफरेंट है यहाँ से, अदर स्टेट से। गेटेड सोसाइटी के अंदर तो होगा ही होगा, उसके अलावा वहाँ पे कोई लाल डोरा, कोई कच्ची कॉलोनी, अनअप्रूव्ड कॉलोनी, कोई सिस्टम ही नहीं रखा हुआ है। एक सिस्टम है, अप्रूव्ड करा के ही आप काम करेंगे, सब अथॉरिटी के थ्रू ही होगा। बिल्कुल, टाटा करे, आप करो या मैं करूं, कोई भी काम करेगा वो एक सिस्टम है, उसको ही फॉलो करना होगा। तो इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देता कोई। फिर ये तो मतलब तभी इतनी जल्दी बढ़ भी रहा है गुजरात, वीआईपी स्टेटस नहीं है किसी सर, को। अगर गुजरात को एक अलग कंट्री बना दिया जाए तो ये वर्ल्ड की शायद 6ठी या 7वीं इकोनॉमी होगी। हाँ, सारे पैसे नहीं बैठे हुए हैं। पैसे वाला एक सिस्टम है पूरा, लोग दिमाग ही नहीं लगाते हैं इधर उधर का, वो सीधे देखते हैं कि हम ग्रो कैसे कर सकते हैं। वहाँ का बच्चा ही बाय बर्थ वो बिजनेसमैन, धंधा लेके ही नहीं। बिजनेस माइंडेड होता है वो सारा। चलिए सर, थैंक यू सो मच आज पॉडकास्ट में आने के लिए। आई थिंक हमने सारा कुछ कवर कर लिया है। बाकी अगर कुछ होगा तो मैं पॉडकास्ट में नंबर्स डाल दूंगा जी, तो पीपल विल कॉल डायरेक्टली जिसको इन्वेस्टमेंट करनी होगी। बाकी आई ओनली हैव वन थिंग फॉर यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू, इट वाज अ रियली ग्रेट पॉडकास्ट। थैंक यू, थैंक यू।